सो वेलकम बैक। आज हम अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशन प्रिंसिपल पे बात करेंगे। तो ये अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशन प्रिंसिपल्स होता क्या है? एक अकाउंटिंग का फाउंडेशन, एक अकाउंटिंग का पिलर जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिस्कस करने जाने से पहले इसकी जस्ट नीड समझ के लेते हैं कि ये क्या होता क्या है, मतलब क्यों जरूरत क्या है इसकी। तो इसको एक बेस्ट एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में डिसाइड किया कि आज शाम को हम चाइनीज खाने जाएंगे। तो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम चाइनीज खाने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे 3 चाइनीज के शॉप है, जहाँ पे जैसे है से फॉर एग्जांपल शॉप नंबर ए, शॉप नंबर बी एंड शॉप नंबर सी। फॉर एग्जांपल दिस इज बी, दिस इज ए एंड सी। अब क्या होता है, थोड़ा आगे देखते हैं कि बी का जो कुक है, जो बना रहा है, ही इज अ महाराष्ट्रन गाय। ओके। और ए जो शॉप है, यहाँ पे एक नेपाली बना रहा है या कोई आसामी बंदा हो रहा है बंदा। ओके। और सी जो है, यहाँ पे एक्चुअल चाइनीज बंदा है जो काम कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि तीनों का चाइनीज का टेस्ट सेम रहेगा या अलग रहेगा? डेफिनेटली अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे जो बनाने वाला बंदा है, इनका बनाने का तरीका, द नेचर विल चेंज एंड द टेस्ट विल अल्टीमेटली चेंज। राइट, सो दिस हैपेंस, राइट। या सो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अकाउंटिंग के केस में, अगर सपोज दिस इज अवर अकाउंटिंग इज अ व्हाट वी कैन से रेसिपी ऑफ मेकिंग समथिंग, राइट। तो यहाँ पे अगर हम तरीका चेंज करेंगे तो डेफिनेटली हर चीजें चेंज हो जाएगी इसमें। जैसा वहां पे टेस्ट चेंज हो रहा था, वैसे यहाँ पे भी टेस्ट चेंज होगा, अकाउंटिंग का रिजल्ट चेंज होगा। और इसी को हमको समझना है, और इसी के लिए अकाउंटिंग कंसेप्शन, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल का रोल आता है। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे आगे कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है, अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशन का अकाउंटिंग में कितना इंपॉर्टेंस है। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो चलो देखते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि जैसे चाइनीज वाले का हमने एग्जांपल लिया था कि डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि देर इज नो स्टैंडर्ड। यस, द इम्पोर्टेंट थिंग इज स्टैंडर्ड। अगर हमने एक चीज का स्टैंडर्ड सेट किया है, अगर आप देखते हैं कोई बड़े होटल में, तो वहां पे टेस्ट अपने को अच्छा मिलता है, राइट। क्यों अच्छा मिलता है? क्योंकि वहां पे हर चीज का स्टैंडर्ड सेट है, कहाँ पे कितना कितना कंटेंट डालना है वो सेट है। सो कीपिंग स्टैंडर्ड इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो देखते हैं अकाउंटिंग, जैसे हमने एक लास्ट बेसिक वीडियो में देखा था कि अकाउंटिंग इज नथिंग बट अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, जहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेट करते हैं। अगर मैं जो बात कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही है, दैट मींस दिस इज अ लैंग्वेज। से फॉर एग्जांपल आई एम स्पीकिंग इन अ फ्रेंच लैंग्वेज, तो आपको नहीं समझेगा, राइट। सो सेम वे बिजनेस आपको क्या कहना चाहता है, ये अपने को कहाँ से समझेगा? दैट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम अकाउंटिंग ओनली, राइट। सो इफ यू सी नाउ, financial statement communicates with the stakeholders for the decision making. फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेक होल्डर को डिसीजन मेकिंग के साथ में डिस्कस करता है, कम्युनिकेट करता है। सो हु आर द स्टेक होल्डर? जैसा हमने लास्ट वीडियो में इसको समझा था, स्टेक होल्डर आर, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे थोड़ा सा क्विकली देखते हैं। कंपनी के ओनर है जिन्होंने कंपनी बनाई, कस्टमर है, एम्प्लॉइज है, देन सप्लायर है, गवर्नमेंट है। सो जिससे जिससे कंपनी को बेनिफिट होगा या जिससे कंपनी connected हैं, these are called stakeholder. So these are the financial statement that communicates with them, उनके साथ बात करके उनको बताते कि इस साल हमने इतना परफॉर्मेंस किया, इतना काम किया। So that communication is important। और अगर वो लैंग्वेज क्लियर नहीं है आपका, तो nothing will happen। ओके। सो जैसे अगर इसको मान लो, इसको हम पेन कहते हैं, राइट। हिंदी में हम इसको पेन बोलेंगे, इंग्लिश में इसको पेन बोलेंगे। बट अगर इसको हम पेन ना कहते हुए मगर नोटबुक है मेरे हाथ में, तो आपको नहीं समझ में आएगा। द सेम वे, अगर ये लैंग्वेज मेरी प्रॉपर नहीं है, अगर मेरे पास स्टैंडर्ड नहीं है कोई चीज का, तो नथिंग विल हैपन। एंड देयरफॉर देयर मस्ट बी कंसिस्टेंसी इन द रूल्स फॉलोड इन द बाय द अकाउंटेंट। रूल्स फॉलोड जो है, रूल जो फॉलो किए उसमें कंसिस्टेंसी होना जरूरी होता है। और यहाँ पे अकाउंटिंग कंसेप्ट का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सो व्हाट आर द कंसेप्ट? अगर हम कंसेप्ट वर्ड से जाएंगे तो यू कैन सी द कंसेप्ट वर्ड मीन्स एन आइडिया। मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट है, व्हाट, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। और ये आइडिया ऐसे रहते हैं कि जो आइडियाज का यूनिवर्सल एप्लीकेशन होना चाहिए, मतलब उसका यूज हर जगह सेम होना चाहिए ऑफ दोज आइडियाज, राइट। सो दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग, और वी कैन से कंसेप्ट। कंसेप्ट मतलब एक आइडिया होता है। सो अकाउंटिंग में भी ऐसे कुछ आइडियाज हैं जिसमें हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो इट ऑल्सो मीन्स एन assumptions।
कंसेप्ट मतलब कुछ एजम्पशंस भी हो सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, ओके, एंड these lays down जो concepts है, that concept lays down the foundation on which the accounting principles are formulated. Principles form करने के लिए जो foundation है, that is a concepts. मतलब हमने कुछ assume किया, on the basis of that assumptions we are making some principles. Okay, so what are the accounting principle now? See, simple thing है, principle का मतलब होता है rule और ethics. हम कहते हैं कि ये मेरे प्रिंसिपल में नहीं बैठता है तो मैं नहीं करूंगा, ये मेरे प्रिंसिपल में बैठता है तो मैं डेफिनेटली करूंगा. तो दिस इज व्हाट प्रिंसिपल इज नथिंग बट योर सम रूल्स, सम कंडीशंस, सम और वी कैन से ऑब्लिगेशंस जो हमने खुद पे डाला है, सम इथिक्स, इसको प्रिंसिपल कहा जाता है. तो बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन मतलब क्या, अगेन प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल्स. बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन commonly associated with the theory and procedure of accounting, this is called accounting principle. बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन सम रूल्स, कुछ रूल्स दिए हैं और जिसको अपने को जो कॉमनली एसोसिएटेड है अकाउंटिंग के साथ में एसोसिएटेड है, तो जिसको प्रिंसिपल कहते हैं. एंड वो इसका प्रिंसिपल का यूज क्या होता है, दिस सर्व एज अ गाइड. ये जो है ना एक गाइड बन के काम करता है. जहां पे फॉर एग्जांपल आपको दो रोड है, वहां पे जाना है, तो रोड ए पे जाना है या रोड बी पे जाना है, ये अपने को अगर पता नहीं चलता है, ओके, तो व्हाट वी सॉ, हम किसी को पूछते या हम बोर्ड पे देखते कि अपने को जहाँ पे जाना है वो ए रोड से मिलेगा बी रोड से मिलेगा, राइट. सो देयर आर सम गाइड, इधर बोर्ड होगा या वो इंसान है, यहाँ पे लोग हैं जिनको हम पूछ रहे हैं, राइट. सो सेम वे दिस प्रिंसिपल will play a role of a guide in selection of accounting procedure. जहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वहां पे कौन सा ऑप्शन चूज करना है बिजनेस के लिए, ये दिखाने का काम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करते हैं. एंड दो तो चीज हमने देखी, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल. नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग कन्वेंशन. कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि अगर एक आधी चीज है जो सालों साल चलती आई है, जैसे यहाँ पे लिखा है अ वे इन विच समथिंग इज यूजुअली डन, एक आधी चीज है जिसको हम जनरली बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड कन्वेंशन. मतलब हमको एक आदत सी हो गई उस चीज की, वो चीज ऐसे ही करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे ब्रेकफास्ट में अगर कोई स्पेसिफिक मेन्यू होता है दो चार आइटम्स का, तो रिपीट 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 वही बनते रहेगा घर पे. सो दिस इज व्हाट, दिस आर द कन्वेंशंस. हम ऐसे ही ब्रेकफास्ट बनाते हैं, हम जनरली बात करेंगे घर पे, राइट. इफ यू गो इन साउथ, साउथ इंडियन मिलेगा. इफ यू गो इन दिल्ली साइड, वहां पे कुछ ऑयली चीजें मिलेंगे. तो व्हाट, हमको आदत है ऑयली खाने की, बट साउथ वाला बोलेगा अर्ली मॉर्निंग इतना ऑयली कौन खाएगा, राइट. सो व्हाट, दे आर हैविंग द हैबिट ऑफ इट एंड दिस इज नथिंग बट देयर कन्वेंशंस. वहां पे उनका these are the ways of doing that. So in case of accounting also, there are some practices which are usually some organizations follows from year after year. कुछ practices है जो organization सालों साल use करते हैं, that becomes a convention. That also become also called a tradition also. उसे tradition भी कहते हैं ना, कि वो चीज हम कंटिन्यू जैसे करते आ रहे कई सालों से. So this is also called traditions or convention. तो accounting में हम उसको convention कहेंगे. So accounting conventions need not have universal application, right? अब देखो जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना आपको समझेगा, थोड़ा सा ये हेवी हो सकता है इनिशियली, बट जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो समझेगा. सो देखो यहाँ पे अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल आर यूज इंटरचेंजेबली. मतलब क्या, यहाँ पे ऐसे नहीं कि एक दो तीन चार ये कंसेप्ट है, एक दो तीन चार ये कन्वेंशन है और एक से 10 प्रिंसिपल है, नहीं. ये सब आपको मिक्स 12 से 15 पॉइंट मिलेंगे. इसको आप अकाउंटिंग कंसेप्ट भी कहोगे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी कह सकते हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहा जा सकता है. ओके, तो चलो वन बाय वन देखते हैं व्हाट आर द अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल. सो फर्स्ट कंसेप्ट इज दैट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. बिजनेस दो वर्ड है एंड एंटिटी, बिजनेस एंड एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. अब ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जब से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिस्टर ए है, मिस्टर ए हैज स्टार्टेड अ बिजनेस, ओके, और बिजनेस का नाम उसने रखा था ए एंड कंपनी. सो हम जनरली क्या कहते हैं कि ये मेरा बिजनेस है. कौन बोलेगा, ए बोलेगा ये मेरा बिजनेस है, आई एम द ओनर. बट अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एंड इसके बेस पे अकाउंटिंग का वेरी बेसिक फाउंडेशन बैठता है, दैट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. ये कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पे सिर्फ ए अकेला नहीं है, ए इज अ सिंगल पर्सन, सिंगल एंटिटी, एंड ए एंड कंपनी दैट बिजनेस इज अनदर एंटिटी. मतलब यहाँ पे किसी को उसने स्टार्ट किया है. सो देयर आर टू एंटिटी, इट्स लाइक हैविंग अ किड. मी, आई वाज अ इंडिविजुअल, मैं एक अलग बंदा था एंड आई हैड अ किड, मेरे लिए और मेरे पास और एक बच्चा, तो वी आर टू, we are not one, right? So same way accounting में A is a different person
and the business is another person. So जब A is putting some capital in the business, say for example 1 लाख रुपीस, A ने अगर 1 लाख देके बिजनेस चालू किया है, तो A को बिजनेस से आना है, तो A के लिए वो एसेट है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बट अभी समझ मान लो कि एक को बिजनेस से पैसा आना है, सो ए के लिए एसेट है और बिजनेस के लिए लायबिलिटी, मतलब उसको देना है, राइट। सो दो एंटिटी अलग अलग है, हम ये नहीं कह सकते कि ए भी मैं हूँ और बिजनेस भी मैं हूँ, नो, बिजनेस एंड ये प्रोप्राइटर आर डिफरेंट। सो दिस इज व्हाट द बिजनेस एंड ओनर आर डिफरेंट एंड एंटरप्राइज इज लायबल फॉर द ओनर्स कैपिटल। जैसे इस केस में ए ने 1 लाख रुपए जो दिया था, दिस इज कॉल्ड कैपिटल, जिससे हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, वेरी कॉमन वर्ड। कितना कैपिटल हम पूछते जनरली। सो ए को एंटरप्राइज जो बिजनेस है उसने वापस करना है पैसा कुछ समय के बाद या बिजनेस बंद होने के बाद में। सो दिस इज बिजनेस एंटिटी concept. Next is money measurement concept. What money measurement concept says that only transactions which can be measured in terms of money are recorded. मतलब क्या, देखो ट्रांजैक्शंस मतलब ओनली तो लिखा है पहले से, which can be measured in terms of money, जो पैसे के फॉर्म में मेजर किया जाता है उसी को रिकॉर्ड करो। फॉर एग्जाम्पल मी एंड माई फ्रेंड वेंट टू अ शॉप, जहाँ पे हमने कुछ चीज परचेस की, मैंने पैसा दिया, उन्होंने मुझे दिया, ट्रांजैक्शन खत्म। मतलब क्या हुआ, मनी के टर्म्स में ट्रांजैक्शन हुआ। अब मेरा दोस्त क्या कहता है कि यार मुझे बहुत भूख लगी, मेरे पास पैसा नहीं, तुझसे खाऊंगा मैं, तेरा बर्थडे था तो मुझे पार्टी चाहिए, और मैंने उसको पार्टी दिया और मेरा कुछ खर्चा हुआ जिससे मेरे दोस्त को बेनिफिट हुआ, बट इज इट इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी? नहीं, उसको सेटिस्फेक्शन मिला खाने का, बट उसको कुछ पैसे मिलेगा मुझसे? नहीं। तो जब वो खुद का अकाउंटिंग करेगा तो जो चीज उसने सपोज परचेस किया था पैसा देके उस शॉप में, उसका रिकॉर्डिंग करेगा, बट उसको फ्री में खाना दिया मैंने एज अ फ्रेंड एज अ लव, उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज दैट इज नॉट इन मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। Okay, so this is money measurement concept. If transaction is not converted into money, that should not be recorded. So this is money measurement concept. Next is what periodicity periodicity concept. Periodicity मतलब क्या, नाम में लिखा है, period यहाँ पे लिखा है, periodicity concept. So what this concept is says, that is also called a concept of definite accounting period. Definite accounting period मतलब एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड है जो यहाँ से अपने को मिलता है। आपने देखा होगा मोस्टली कंपनी का द बैलेंस शीट एज ऑन यहाँ पे लिखा रहता है, या ईयर स्टार्ट होता है अपना 1 अप्रैल और 31 मार्च को खत्म होता है। सो ये क्यों बनता है, उसी पीरियड में क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। और पीरियोडिसिटी कंसेप्ट सेज कि इफ बिजनेस इज फ्रॉम लास्ट 100 years then it is not advisable to make accounting for whole 100 years. Say for example, take example of टाटा। जब जेआरडी टाटा ने स्टार्ट किया था कब, तब से लेके अब तक का अकाउंटिंग नहीं कर सकते, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको हम कुछ टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड व्हाट आर दैट पार्ट्स? दिस इज अ पीरियड। तो देयर आर स्मॉल एंड रीजनेबल टाइम फ्रेम। देखो स्मॉल एंड रीजनेबल टाइम फ्रेम, रीजनेबल भी चाहिए और छोटे भी चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ 2 महीने का है या 1 महीने का है, और ऐसे भी नहीं कि 2 साल का है या 5 साल का। देयर आर स्मॉल एंड रीजनेबल टाइम फ्रेम हैज टू बी डिसाइडेड, जनरली 1 year। देखो, it is not compulsory in the accounting to have 1 year of accounting. It is generally advisable to have 1 year. It may be 6 months, 9 months, or 15 months also. But generally इंडिया में 1 year का अकाउंटिंग होता है। एंड इंडिया फॉलो एट 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को अपने को क्लोज होता है, एंड दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग ईयर। याद रखो, फ्रॉम 1 Jan से जो स्टार्ट होता है एंड दिसंबर को जो एंड होता है, दिस इज कॉल्ड कैलेंडर ईयर। Okay, and starting on the 1st April and ending on 31st of March, this is called accounting year, right? So this is accounting and calendar year. Now we go next and we see the periodicity concept further. This facilitating क्या होता है, अगर ये करने से क्या होगा, periodicity concept follow करने से क्या होगा? We can compare the financial statement of a different periods. अब देखो ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो 3 महीने की पीरियोडिसिटी से बना है, जो 3 महीने की पीरियोडिसिटी से बना है, और एक दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जहां पे 6 महीने का पीरियोडिसिटी से बना है। नाउ सपोज आई वांट टू कंपेयर द बोथ, डू यू थिंक आई कैन कंपेयर? नेवर। मतलब
2 साल के बच्चे का और 20 साल के बच्चे का मैंने रेस लगाया तो हु विल विन? ऑब्वियसली 20 साल का बच्चा विल विन, राइट? तो इसी की यहाँ पे भी 6 महीने का मैंने अकाउंटिंग किया है और 3 महीने का अकाउंटिंग किया है, तो किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा? 6 महीने का प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे फर्क पड़ेगा 3 महीने और 6 महीने का डिफ्रेंसिएशन में। तो अगर डिफरेंट पीरियड का हम अकाउंटिंग करते हैं और कंपेयर करते हैं तो दैट इज नॉट कंपेरेबल। दैट्स व्हाई कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट पीरियड। डिफरेंट पीरियड मतलब 6 महीने टू 6 महीने का कंपेयर करो, 12 मंथ टू 12 मंथ का कंपेयर करो। आई एम नॉट सेइंग कि डिफरेंट पीरियड मतलब 3 महीने का 6 मंथ से कंपेयर करो। व्हाट आई एम सेइंग हियर दैट कंपेयर दिस विद that respect to period. Okay, uniform and consistent accounting process to arrive at a correct profit. जैसे मैंने अभी एग्जांपल में दिया था 6 मंथ का प्रॉफिट विल बी मोर हायर देन 3 मंथ का प्रॉफिट। उल्टा भी हो सकता है, अगर कोई सीजनल बिजनेस है जो सिर्फ 3 महीने चलता हो तो कुल 3 महीने का प्रॉफिट विल बी मोर हायर देन रिमेनिंग 9 मंथ प्रॉफिट। सो कंपैरिजन करने के लिए अपने को सेम पीरियड चाहिए। एंड मैचिंग पीरियोडिक रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस। लास्ट ईयर के जनवरी में कितना बिजनेस और एक्सपेंसेस हुआ था और इस मंथ के जनवरी में कितना, इस ईयर के जनवरी में कितना एक्सपेंसेस और इनकम हुआ है, तो दैट वी कैन कंपेयर। तो देख सकते हैं कि अच्छा लास्ट ईयर में प्रॉफिट अच्छा था, सेल अच्छा था, इस मंथ इस ईयर में क्यों कम है? तो वी कैन कंपेयर, वी कैन चेक द प्रॉब्लम एरिया, राइट? सो नेक्स्ट इज एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट अगेन वन ऑफ द, जैसे फाउंडेशन में हम देखे थे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट था, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट था, सेम वे में एक्रूअल कंसेप्ट मनी मेजरमेंट फाइन कॉमन सेंस है, बट एक्रूअल कंसेप्ट भी है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें अकाउंटिंग में ऐड हो गई। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन मर्केंटाइल बेसिस। अब ये नया वर्ड फिर से ऐड हो गया, व्हाट इज दैट? मर्केंटाइल बेसिस। इसको थोड़ा समझते हैं। अकाउंटिंग करने के दो टाइप रहते हैं, इसको मैं अच्छे से व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा। अकाउंटिंग करने के दो अलग अलग टाइप रहते हैं। व्हाट दैट टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इज, व्हाट आर द टाइप्स? रहते दो, एक रहता है कैश सिस्टम और दूसरा रहता है मर्केंटाइल सिस्टम। ओके, कैश एंड मर्केंटाइल सिस्टम। कैश सिस्टम में क्या होता है? सपोज आई एम हैविंग ऑफिस माय सीए प्रैक्टिस, मैंने किसी का क्लाइंट का अकाउंटिंग किया और उनको मैंने बोला कि सर आपका इतना बिल हुआ, उन्होंने बोला कि सर आपको मैं 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। तो मर्केंटाइल सिस्टम में क्या होता है? जिस दिन मेरा अकाउंटिंग कंप्लीट, मैंने बिल बनाया, उसी दिन मैं मेरे बुक में एंट्री करूंगा। कब करूंगा एंट्री? ऑन द डेट ऑफ बिल, ऑन द डेट ऑफ बिल। इसका पैसा आया क्या? अब तक तो नहीं आया, तो मतलब क्या हुआ? ये क्रेडिट हुआ, उधार हुआ ये, राइट? दिस इज अ क्रेडिट। ओके, सो कैश में क्या होगा? मैं इसका एंट्री नहीं करूंगा, नो एंट्री नाउ, अभी नहीं एंट्री करूंगा। अब क्या हुआ? 2 महीने के बाद वो क्लाइंट आए और उन्होंने बोले सर आपका जो पेमेंट बाकी था, सो आई वांट टू पे यू बैक एंड प्लीज टेक माय द पेमेंट, प्लीज टेक दैट पेमेंट। तो अब क्या हुआ? आफ्टर 2 मंथ्स दैट क्लाइंट केम एंड ही पेड मी। जब उसने पे किया तो मर्केंटाइल में उसका रिसीट का एंट्री करूंगा, पैसा मिला। बट कैश में व्हाट आई विल डू इज, कैश में मैं उस टाइम पे एंट्री करूंगा कि मेरा सेल हुआ, मतलब मैंने सर्विस दिया, उसका मुझे पैसा मिला। अब दोनों में फर्क क्या है? ये पहले 2 महीने तक क्या हुआ था? पहले 2 महीने तक मेरे कैश में कुछ सेल ही नहीं दिखा था, कुछ बिलिंग ही नहीं दिखा था। बट मर्केंटाइल में ऑलरेडी बिलिंग हो गया था, मेरा सेल हो गया था, पैसा आना बाकी था, राइट? सो दीज आर द टू डिफरेंट अकाउंटिंग types, cash system and mercantile system. So which is advisable? Advisable is a mercantile system, generally ये follow किया जाता है। So क्यों cash system क्यों है फिर ये? तो cash system है, mostly doctors and professionals follow the cash system। दोनों अलाउड है as per Indian Income Tax Act, बट मर्केंटाइल इज मोर बेटर एंड इट इज गिविंग अ क्लियर पिक्चर। देखो ना, सिंपल बात है, जब आपने यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मेरे केस में जब मैंने क्लाइंट को बोला कि सर 2,000 रुपए से फॉर एग्जांपल 10,000 मेरा अकाउंटिंग का बिल हुआ था, 10,000 इज ड्यू, तो उस टाइम पे मैंने मेरे कहीं भी छोटे से डायरी में लिख के रखा होगा ना कि 10,000 क्लाइंट से आना बाकी है, और मैं लिख के फॉलो अप ले रहा हूँ, जिस दिन आएगा उस दिन मैं एंट्री करूंगा। बट सपोज उसी टाइम पे 31 मार्च आ रहा है, तो 31 मार्च को यहाँ पे कुछ सेल ही नहीं दिखेगा मेरा, अगर मैं कैश सिस्टम पे कर रहा हूँ, इसका मतलब मैंने साल भर कुछ काम ही नहीं किया। ऐसे हुआ क्या? नहीं, डेफिनेटली मैंने काम किए। तो मैं मर्केंटाइल करता हूँ तो यहाँ पे सेल दिखेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मर्केंटाइल सिस्टम क्या, कैश सिस्टम क्या। तो मर्केंटाइल सिस्टम इज जनरली फॉलोड एज एंड व्हेन दे ऑकर, जब वो होता है उसका अकाउंटिंग कर दो, नॉट व्हेन कैश इज पेड। कैश पे के वेट मत करो, तो क्रेडिट दिखाओ चलेगा, राइट?
अनदर एग्जांपल ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट, एक एम्प्लॉय है जिसने 30 दिन आपके लिए काम किया, 30 डेज आपके लिए काम किया, आपके वहां पे पॉलिसी की नेक्स्ट मंथ के सेवंथ ऑफ नेक्स्ट मंथ यू पे द सैलरी, राइट। तो से फॉर एग्जांपल दिस इज मार्च, तो मार्च में जो बंदा काम किया और 31 मार्च को आपको बुक्स क्लोज करना है, आपको सैलरी देना है फॉर एग्जांपल 10,000, उसको देना है, राइट। ड्यू है, ड्यू मतलब कंपलसरी देना है, यस कंपलसरी देना, क्यों? क्योंकि उसने 30 दिन पूरा काम किया मेरे लिए। सो ना, जब मैं 31 मार्च का अकाउंटिंग करूंगा तब मैं लिखूंगा सैलरी पेएबल, पेएबल मतलब देना है जो दिया नहीं है दीदी, एंड पेड मतलब दिया, तो मैं मेरे बुक में लिखूंगा सैलरी पेएबल, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसने मेरे लिए काम किया है एंड नाउ आई हैव टू पे दैट मनी टू दैट माय स्पेसिफिक स्टाफ, अंडरस्टैंड? सो जब एज एंड व्हेन द अकाउंट उसका 30 दिन बाद सैलरी ड्यू हुआ, रिकॉर्डिंग करना है, कैश पे करने का वेट मत करो, दिस इज अ accrual concept, transactions and events are recorded in the period इन विच इट इज ऑकर, जब वो है तब देखो उसको रिकॉर्डिंग करना है। एक्चुअली कंसेप्ट को थोड़ा और देखते हैं, इट कंटेन्स ओनली नॉट ओनली पास्ट रिकॉर्ड बट ऑल्सो फ्यूचर रिकॉर्ड्स ऑल्सो। ये क्या बात कर दी यार आपने? पास्ट रिकॉर्ड तो समझ में आया, 30 दिन उसने काम किया था, ओके, तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया, पास्ट में काम किया मेरे लिए। फ्यूचर की क्या बात है? तो फ्यूचर में देयर इज वन एक्सपेंसेस, जनरली वो एक्सपेंस रहता है इंश्योरेंस। अब देखो इंश्योरेंस में क्या होता है, आपका फैक्ट्री है, फैक्ट्री के लिए आपको से फॉर एग्जांपल एक 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेना था, आपने 5 लाख रुपीज पे किए, कब किया आपने? से फॉर एग्जांपल आई टुक दैट पॉलिसी ऑन 1 ऑफ अक्टूबर, 1 ऑफ अक्टूबर, जनरली ये पॉलिसी 12 महीने के लिए रहता है, राइट। सो 1 ऑफ अक्टूबर को मैंने 5 लाख पे किए, 31 मार्च उसके बाद डॉट 6 मंथ के बाद मेरा ईयर बुक्स क्लोज हो रहा है, तो जो 5 लाख रुपए जो मैंने पे किया, ये कब से कब तक दिया? 1 अक्टूबर टू नेक्स्ट 30 सितंबर, बट उसके बीच में 6 महीने बाद मेरा बुक्स खत्म हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ। तो ये जो 5 लाख मैंने पे किया है दैट इज फॉर 12 मंथ्स, राइट। बट इस पीरियड का कितना महीना बाकी है? ओनली 6 मंथ। तो इस पीरियड के लिए 2.5 लाख रुपए ही खर्चा करना है, तो 2.5 लाख जो है मैंने फ्यूचर पीरियड के लिए पे किया था, अंडरस्टैंडिंग? सो फ्यूचर रिकॉर्ड भी मुझे यहाँ पे दिखते, उसको कैसे रिकॉर्ड करना है आगे समझेंगे हम, बट यहाँ पे आप इतना ही समझो कि जब मैंने फ्यूचर के लिए पे किया है तो मेरे बुक्स में अभी रिकॉर्ड होगा नहीं, ओके। सो दैट्स व्हाई प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड मतलब ऑलरेडी मैंने प्री पे किया है, जैसे मोबाइल के केस में आपने देखा है प्रीपेड, प्री मतलब पहले, प्री दो वर्ड है यहाँ पे, एक तो प्री है एंड दूसरा पेड है। प्री पेड पहले पे किए, पोस्ट पेड बाद में पे किए, प्रीपेड एंड पोस्ट पेड। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग मतलब जो अभी भी देना बाकी है, जैसे इस केस में अपने पास सैलरी था, तो सैलरी वाज द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओके। नेक्स्ट इज अ मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट नाम में लिखा है मैच करो, मैच क्या मैच करना है यार? अकाउंटिंग में क्या मैच करना है? यस मैच करना है, क्या मैच करना है? दैट वी हैव टू मैच the income with the expenses of a same business, same business। ये क्या होता है भाई? देखो यहाँ पे ए है मेरा फेवरेट, ए के 3 बिजनेस है, ओके। फॉर एग्जाम्पल चलो मान लो ए मैं ही हूँ, यहाँ पे मेरा सीए का प्रैक्टिस है, यहाँ पे मेरा एक छोटा सा और एक बिजनेस भी है, ओके, और यहाँ पे मेरा शेयर का ट्रेडिंग भी मैं करता हूँ, ओके। ए के मेरे मेरे 3 बिजनेस है, तो ऑफिस यहाँ पे लगेगा मुझे सीए की प्रैक्टिस के लिए, जो मेरा ऑलरेडी है। बिजनेस के लिए से फॉर एग्जांपल मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, इसलिए आई डोंट नीड एनी ऑफिस, एंड शेयर ट्रेडिंग में मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई आल्सो डोंट नीड ऑफिस फॉर द शेयर ट्रेडिंग आल्सो। नाउ ऑफिस का जो रेंट था, कैन आई चार्ज टू द शेयर्स का प्रॉफिट? नॉट एट ऑल, क्योंकि सीए प्रैक्टिस के लिए जो खर्चा आया वो सीए प्रैक्टिस के इनकम से ही मुझे पे करना है या दिखाना है। ऑफिस से कितना प्रॉफिट हुआ, सीए प्रैक्टिस से कितना प्रॉफिट है, व्हेन आई एम असर्टेनिंग दैट, जब मुझे निकालना है तो आई हैव टू रिड्यूस द रेंट ऑल्सो। बट जब मैं शेयर ट्रेडिंग के लिए देखता हूँ तो शायद मैं इंटरनेट का बिल वहां पे लगा दूं, आ रही बात समझ में? सो आई हैव टू मैच द इनकम and expenses with the same business. Same is very important. Okay. And next, in matching concept, that match the income and expenses with the same period. Same period. Last year का खर्चा मैं इस साल में डाला, तो इस साल के लिए तो खर्चा था नहीं वो, तो प्रॉफिट तो वैसे भी कम होना है, राइट। सो दिस इज नॉट जस्टिस विद द करंट ईयर, इस साल से हमने जस्टिस नहीं किया, दैट्स व्हाई सेम
बिजनेस और सेम पीरियड के इनकम एंड एक्सपेंसेस आपको मैच करना है. दिस इज अ मैचिंग कंसेप्ट. तो सम एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल एंड सम आर टाइम बाउंड. कुछ एक्सपेंसेस जो जो सेल से डायरेक्टली रिलेटेड रहते हैं. फॉर एग्जांपल सेलिंग एक्सपेंसेस. से फॉर एग्जांपल अगर हमको किसको कमीशन देना है, सेल्स कमीशन देना है, तो जितना क्वांटिटी सेल हो उसके हिसाब से उसको कमीशन. तो डायरेक्टली वन टू वन वी कैन कनेक्ट, राइट. बट सैलरी जो रिलेटेड टू स्पेसिफिक पीरियड, राइट. हेंस इन सच केसेस वी नीड टू मिक्स पीरियोडिसिटी एंड एक्रूअल विद द मैचिंग कंसेप्ट. अब यहाँ पे क्या रहता है, मैं पीरियड के साथ जब कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे एक्रूअल भी लेना पड़ेगा. जैसे हमने लास्ट कंसेप्ट में देखा था कि मुझे सैलरी देखना है और एक्रूअल के लिए मुझे पीरियड भी चेक करना है. तो पीरियोडिसिटी एंड एक्रूअल आई नीड टू मैच इन केस ऑफ मैचिंग कंसेप्ट. ओके. सो इस ये और भी कंसेप्ट्स हैं. थोड़ा-सा हम इसको यहीं पे रुकते हैं. द रीज़न बीइंग द वीडियो बहुत लंबा होगा. तो इसके जो बचे हुए पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप फेसबुक पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे पूछ सकते हैं. फेसबुक पे आपको सीए इब्राहिम शेख डालना है. और अगर आप टेलीग्राम पे हो तो आप टेलीग्राम पे मेरा चैनल सर्च करते हैं yes.ibrahim. वहाँ पे आप चैनल जॉइन कर सकते हैं. अभी नया चैनल चालू किए. ये इसके बाद का जो प्रेजेंटेशन होगा ये सेम प्रेजेंटेशन मैं उस चैनल पे अपडेट 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 करूंगा. तो जब भी आप वहाँ पे चैनल पे आ जाओगे तो आपको इसका प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा. एंड इफ यू वांट टू सी फर्दर कुछ नोट्स आपको चाहिए या फिर कुछ डाउट है आपको, तो आप फेसबुक पे मेरे प्रोफाइल पे जाके आप मेरे पेज पे जाके वहाँ पे लिख सकते हैं. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग. Happy listening, happy studying.